दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आपको पता है कि सीटेट की तैयारी कराई जाए। सीटेट की तैयारी में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं आपके लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने देखा था इसके पहले की वीडियो में 2018 के पेपर को, 2018 का दिसंबर वाला हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले हम लोग 2014 वाला पेपर देख चुके हैं हम लोग। पूरा पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब ये जो है हम लोग 2018 का पेपर देख रहे थे, जिसमें चाइल्ड पेडागोजी क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। और उस चाइल्ड पेडागोजी क्वेश्चन में हम लोग पूरा जो है 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। क्योंकि हम लोग डिस्कशन करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए जो है क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा था कि पार्ट बाय पार्ट करके आपको बनाऊंगा 15 क्वेश्चन, और आप लोगों ने बोला भी था, सपोर्ट भी किया था। ठीक है, तो वैसे ही मैं अब पहला पार्ट तो हो चुका है, अब सेकंड पार्ट में लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यानी कि क्वेश्चंस पे मिलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, यानी 16वां नंबर प्रश्न है हमारा, जो 2018 का पेपर है उसका 16वां प्रश्न। और आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का जो है कौन सा वर्णन करता है अच्छे से? अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन बी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक और अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे कक्षा में जो है उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यानी कि देखिए कौन सा, अब डिस्कशन करते हैं, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, अब मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है आंसर होता है, यानी कि सबसे जो करेक्ट आंसर होता है। बहुत सारे आंसर हैं, सारे सही हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट होता है हम लोगों को वही चुना था। अब देखिए, ये राष्ट्र या राज्य में जो है अधिगम एकरूपता बनाए रखता है। यानी कि अगर कोई राज्य है, वहाँ मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट का, जो बिहार एसटीटी वाला, जो बिहार गवर्नमेंट का जो बुक चल रहा है, ठीक है, तो पूरे बिहार राज्य में के स्कूलों में वही बुक चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक चल रहा है तो पूरे देश में एक साथ वही बुक चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि असम में चाहिएगा तो आपको एनसीईआरटी का बुक कोई अलग नहीं मिल जाएगा, और बिहार में आएगा तो अलग नहीं मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में अलग नहीं मिल जाएगा, यूपी में अलग नहीं मिल जाएगा, सारी जगह आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई एक, ये तो सही है। देखिए अब जो, लेकिन सही है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा करेक्ट बोल रहा है, तो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ये भी सही है, शिक्षकों को, माता पिता को। संसाधन रहित संदर्भ में जो है अधिगम संसाधन बनाते हैं, सही है। लेकिन सबसे बेस्ट है कि जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यानी कि जो है, अब आप लोग देखिए, आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है, मुझे पता है आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होगा। आप लोग सोचोगे, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। अब तो मेरे लिए कॉमन सी बात है, सीटेट तो कुछ है ही नहीं, सीटेट एग्ज़ाम तो एकदम, क्योंकि मैंने सीटेट का पेपर मैंने दिया हुआ है, एक बार नहीं कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार मैंने दे करके चूँकि ये किया हुआ, टॉप किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ये, लेकिन मैंने उसके जो बेस है उसको अच्छे से समझा हुआ है, और वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को हवा ना बनाएं। देखिए अब क्या कर रहा है कि देखिए, कभी भी मैंने, आपने एनसीएफ पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, एनसीएफ कराया था, उसमें क्या बोला था कि पाठ्य पुस्तक को जो है संसाधन के रूप में इस्तेमाल करें। यानी कि पाठ्य पुस्तक को एक बेस, मतलब कि एक बेस के एक सामग्री का एक अंग बना सकते हैं उसको पढ़ाने का, लेकिन उसको बेस ना बनाएं। बेस बनाना है यानी कि वो ठीक है पढ़ाना उसमें से, लेकिन उसको उसी को आधार बना लेंगे, वही परीक्षा का आधार हो गया पाठ्य पुस्तक, वही पढ़ाने का आधार हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो ये भी वही कह रहा है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यानी कि वो
जो भी सामग्री है कक्षा में, या जो मान लीजिए चैप्टर पढ़ा रहे हैं या जो पाठ पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको जो है बुक पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाता है, उससे संबंधित एक सामग्री है जो उसको पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, समझाने के लिए यूज किया जाता है, अधिगम कराने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन वही एक सामग्री है, उसके अलावा कोई सामग्री ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। आपको बोला गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों से रिलेट कीजिए, बाहर की दुनिया से जुड़िए, तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स पे ही निर्भर पढ़ाई करना। तो यही आंसर कर रहा है कि वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अब आप यहाँ आपका थॉट प्रोसेस क्या, वो मैं बता रहा हूँ। आप सोचोगे कि बाकी सारा तो ठीक कर रहा है, ठीक है, लेकिन वे जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, यानी कि वो जो है उसकी भूमिका को जो कम कर रहा है, बुक की भूमिका को कम कर रहा है। आपका सोच ये होगा कि वो जो है उसमें से एक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कह रहा है। एक्चुअली में वो कह ये रहा है, लेकिन उसके कहने का तरीका ये है कि वो सिर्फ उनमें से एक है, वो आप उसी को मुख्य आधार मत मान लो कि वही सब कुछ है, बुक्स ही सारा कुछ है, ऐसा नहीं है। आपको ये लगेगा कि जो संसाधन संदर्भ सामग्री में से एक है, तो उसकी भूमिका को कम कर रहा है, तो आप इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी कोई भी ऑप्शन चुन लोगे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं चुनोगे। यही चीज़ सीटेट का है, आपको कंफ्यूज करता है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्री करेंगे क्यों, उनकी सोच सच में वैसे ही थी, वो यही सोच रहे थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। अब ये देखिए, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको कराया था, इसी पेपर के पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको डिस्कशन किया था। अगर आपने डिस्कशन देखा है, सुना है वो चीज़ को, आप आराम से कर लोगे ये क्वेश्चन को। मैंने बताया है, ऑप्शन है यहाँ पे व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत और मानवतावाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनावाद, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था कि क्रिएटिविटी पे निर्भर है, जो है हम लोग का एनसीएफ जो है वो क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है, ठीक है, आपको मैंने बताया था। अब आपको जो है एनसीएफ को जो है, वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपको जो है ये सारी चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी। आपको जो है एक बार ऐसे देख लिया तो ये नहीं देख करके भूल गए, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एनसीएफ संरचनावाद पे क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है, उसका बेस ही वही है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न में यही पूछ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ऑप्शन बी वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ऑप्शन सी है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, और ऑप्शन डी है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि जो है वे शिक्षक से जो है स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए इसको डिस्कस करते हैं। कक्षा में जो है बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब? देखिए, प्रेरित करने का मतलब ये नहीं कि वो अनुशासन में रहेंगे वो तो प्रेरित है, नहीं, और नियमित हैं या फिर ड्रेस पहन के आ रहे हैं, अच्छे से वेल मेंटल हैं, वेल एकदम ड्रेसअप होके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो प्रेरित हैं। प्रेरित तब समझा जाएगा, देखिए ये सारी चीज़ें फैक्टर है, लेकिन ये प्रेरित होने का मतलब ये है कि वो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने अधिगम करने के लिए अपने शिक्षण के प्रति जागरूक हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, गतिविधि जो कराया जा रहा है वो कर रहे हैं, तब बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। इससे संबंधित मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए थे, और आपने देखा है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने सारे वीडियो में डिस्कशन किया है और आपके लिए वो सारे बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन हमारा, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन सी है हमारा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन डी है कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। आपको तो पता चल ही गया होगा इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जहाँ भी आपको एक चीज़ और आप लोग ट्रिक है ये, जहाँ भी आपको वास्तविक चीज़ों से रिलेट करने को कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है,
वो ऑप्शन में दे रहा है वो ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। अब आप ये क्वेश्चन पे भी निर्भर करता है कभी कभी, लेकिन चीज़ों को जब वास्तविक चीज़ों से रिलेट करने को जहाँ बोल रहा है तो वो सही ही आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है यही सही होता है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे शिक्षक को जो है ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अधिगम में सुधार करने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा ये पूछ रहा है। तो शिक्षक को जो है वास्तविक जीवन उसमें जो स्थितियाँ आती हैं उस पर जो है बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जब वो बातचीत करेगा तभी तो वो अधिगम जो है अच्छे से कर पाएगा, उनको जो है वास्तविक जीवन से सीख पाएगा। ठीक है, और क्या है शिक्षा का लक्ष्य यही है कि वो वास्तविक जीवन में आने वाली चुनौतियों कठिनाइयों से लड़ सके। ठीक है, उसके लिए तैयार हो सके। ठीक है, और जैसा कि हमारा एनसीएफ बोलता है कि जो है आपको वास्तविक चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाना है, तो उनसे चीज़ों को ध्यान रख के आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो कि जो है बच्चों को वास्तविक जीवन से संबंधित जो है स्थितियों पर विचार करें, वो पर डिस्कशन करें। ये जो है अधिगम में जो है सुधार करने का जो है एक तरीका है, जिससे बच्चे जो है अधिगम अच्छे से हो पाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह से मदद करता है। ऑप्शन है चुप्पी साधे रहने के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षकों को निर्देश देने में, ऑप्शन सी है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, और ऑप्शन डी है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको डिस्कस करते हैं। कक्षा में जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण अनुशासन जो है वो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरह से मदद करता है। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि चुप्पी साधे रहने में मदद करता है, नहीं, क्योंकि चुप्पी साधे रहेंगे तो अधिगम होगा कहाँ से। ठीक है, अच्छी तरह से अधिगम हो नहीं सकेगा। शिक्षकों को निर्देश देने में, तो निर्देश देने का जो है काम नहीं है शिक्षक को सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, और ये एकमात्र काम नहीं है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। हाँ, ये कार्य हो सकता है, वन ऑफ द जो है इसका कार्य है उसमें से एक हो सकता है, लेकिन जो है सिर्फ यही एक कार्य है महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। उनके पाठ को रटने वाला जहाँ आ जाए, मैंने बताया था रटने वाला जहाँ भी आ जाए उसको सीधे इग्नोर मारो, क्योंकि वो आंसर सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में। और बाकी ये है कि जो है प्रश्न निगेटिव अगर पूछ रहा है तब तो वो सही होगा। आपको क्या कह रहा है कि बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित करने और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे जो है अपनी कक्षा को मॉनिटर कर सके, ये सारी चीज़ें के लिए अनुशासन जरूरी है कि वो मॉनिटर कर सके कि जो है अधिगम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, उनको जो है रेगुलेट करने, ये सारी चीज़ों के लिए जो है अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है अनुशासन की जरूरत होती है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब स्टेटमेंट दिया है, आपको जो है बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन सी है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि जो है ये आंसर सही हो जाएगा। अब इसको जो है डिस्कस करते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा सही है। मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, एक क्वेश्चन याद कीजिए कि जो है विभिन्नता किस पे निर्धारित होती है, किस पे विभिन्नता निर्धारण होता है। वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, जिसमें से आपको मैंने कराया था कि जो है उसका आंसर था कि जो है हेरिडिटी और जो है इन्वायरमेंट है उसके बीच जो अन्योन क्रिया होती है, जो कार्य होते हैं उनके बीच जो संघर्ष होता है, उनके बीच जो क्रिया होती है उस पर निर्भर करता है जो है विभिन्नता। ठीक है, व्यक्ति की विभिन्नता उसी पर निर्भर करती है। तो ये भी कुछ वैसा टाइप का प्रश्न है,
पूछ रहा है कि आनुवंशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये कह रहा है कि विकास के कुछ पहलू जो होते हैं डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो कुछ चीज़ें तो आनुवंशिकता पर निर्भर करती हैं, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें जो हैं पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि जो कुछ चीज़ें बच्चा दिमाग से तेज है, ठीक है, ये बच्चा तेज है, जल्दी बोल लेता है, जल्दी सीख लेता है, ये चीज़ें किस पे निर्भर है, ये चीज़ें हेरिडिटी पे भी निर्भर है, लेकिन साथ ही इन्वायरमेंट पे भी। क्यों? क्योंकि आप जो है अगर उसको सही माहौल ना प्रदान करो तो बच्चे जो है जेनेटिक रूप से कितने भी तेज हों, लेकिन उसके बाद से वो मंद पड़ते जाएंगे, क्योंकि उनको जो है सही वातावरण नहीं मिलेगा तो उनकी क्षमता घटती जाएगी। ठीक है, अब जैसे बच्चे में अब देख लीजिए हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, तो बच्चे जो है कहा जाता है सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है, सार्वभौमिक भाषा उनके विकास करने की क्षमता होती है, यानी बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है, लेकिन अगर उनको भाषा सीखने वाला वातावरण प्रदान ही ना किया जाए, अगर ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ कोई बोलता ही ना हो, कोई बच्चे को अगर जन्म से ही ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ वो कोई बोलता ही ना हो, तो उसको ऐसा वातावरण प्रदान किया जाएगा तो कभी वो सीख पाएगा बोलना, भाषा का विकास ही नहीं होगा। तो यही इसमें कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। अब फिर देख लीजिए, यहाँ नहीं जा सकता, इसको आप लोग घेर लोगे क्योंकि ये चीज़ रेड मार्क करना जरूरी है, घेर लोगे। ऑप्शन देखेंगे, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन सी है बच्चे अपनी पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, ये थॉर्नडाइक का जो है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का जो नियम है उसके अनुसार कहा जा सकता है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है, लेकिन थॉर्नडाइक के नियम में ही प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। फिर से नहीं वाला प्रश्न आ गया, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन बी है अहमन्यता। ऑप्शन सी अनुक्रमणीयता। ऑप्शन डी है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतीकात्मक विचार का विकास। इसमें डिस्कस जैसा कुछ नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप पढ़े रहोगे तो बनाओगे कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार नहीं है। ठीक है, विचार की एक सीमा नहीं है, तो जो है आपको प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है ये जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा जो है नहीं है। अब देखिए, आप लोग को आपके लिए क्या काम रहता है वीडियो देखने के बाद से, आपको जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ देखना नहीं है, आपको समझना है। आपको देखिए, आप अपने एग्जाम के लिए कितना बेस्ट दे सकते हो ये आपको पता है और आप ही कर सकते हो। जितना बेस्ट दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पास समय है, 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट करना है, आपके पास समय है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जल्द से जल्द नौकरी लेनी है, जल्द से जल्द करना है, सीधे सीटेट के करो। क्योंकि अब आप बहुत से लोग कमेंट में बोल के जाएंगे सीटेट से नौकरी मिलती है क्या। अरे भाई, सीटेट से नौकरी नहीं मिलती मुझे मालूम है, लेकिन सीटेट एक पहली सीढ़ी है ना। सीटेट आप पास करोगे तभी तो केवी का जेएनवी का वगैरह का आप फॉर्म भर सकोगे। ठीक है, तो ये आपको कितनी जल्दी नौकरी चाहिए ये जरूरी है, आप कैसे तैयारी करते हो। अब आप बहुत से लोग 2 बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, नहीं निकला, और बहुत से लोग पहले अटैम्प्ट में ही अच्छे कर लेते हैं, टॉप करते हैं। तो बात वो नहीं है, आप तैयारी कर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने जैसे क्वेश्चन करा दिया, यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो है थॉर्नडाइक का नियम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पियाजे का नहीं कहा जा सकता। आपके लिए क्या काम है, आपके लिए काम है कि जाकर पियाजे का सिद्धांत देखेंगे, पियाजे का सिद्धांत देखेंगे, थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। इसके अलावा थॉर्नडाइक के मैंने बताया है, थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, बताया कि थॉर्नडाइक का नियम है। अब थॉर्नडाइक का प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेंगे। ये सारी चीज़ें एक अच्छे स्टूडेंट की और एक अच्छे टीचर की भी यही पहचान होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। आपके लिए यही वर्क है, आप ऐसे ही, आपको तैयारी करनी है तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। और अगला प्रश्न हमारा, डैश के अलावा
निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन बी है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन सी है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन डी है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अब देखिए समझेंगे इस प्रश्न को। कह रहा है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यानी ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट के अलावा जो है बाकी सारे जो है बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो है ये बच्चा है जो समय बिताने का सुखद तरीका, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट के अलावा बाकी सारे जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, कौशल सीखते हैं, उसको बाद में उपयोग किया जाए ये सीखते हैं, समूह में कार्य करने की भावना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। लेकिन समय बिताने का सुखद तरीका ये युवा बच्चों के लिए उनके विकास में महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। हाँ, खेल समय बिताने का सही तरीका है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं, युवा बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन है सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन सी है विभिन्न तरीकों को हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन डी है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। और बच्चों को सोचने के लिए कौन सा, सभी प्रश्न है। सही जवाब क्या है, ये भी सोचने के लिए करता है। क्या आप स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये भी कर सकता है। इसका उत्तर जानते हैं, ये भी कर सकता है। लेकिन जो है ये जो गंभीर रूप से सोचने के लिए कर सकता है, तो वो है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपको बच्चों को बहुत सारे तरीकों से सोचने को प्रोत्साहित करता है कि इस मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दे दी, अब आप बोलेंगे कि इस प्रॉब्लम को विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं। अब बच्चा क्या करेगा कि कोई एक एस्पेक्ट में नहीं सोचेगा, बहुत सारे एस्पेक्ट में सोचेगा, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल या फिर यूँ कहेंगे डाइवर्जेंट जो है थिंकिंग होगी उसकी। अब वो जब देखिए बच्चे जब मल्टी डायमेंशनल सोचेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, ठीक है, यानी बहुत सारे एस्पेक्ट में सोचेंगे कि इस प्रश्न को कितने तरीकों से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो तरीका होगा वो बहुत सारे वो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने को करेगा, क्योंकि बच्चे ध्यान से सोचेंगे, बहुत सीरियसली सोचेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है थीमेटिक इकाई या नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना छात्रों की लेबलिंग। ऑप्शन सी परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। ऑप्शन डी है करके सीखना परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करके सीखना परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ये जो है आपको प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो है उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए लर्निंग बाय डूइंग जो करेगा बच्चा वो प्रगतिशील शिक्षा का एक अंग है। फिर परियोजना विधि सहयोग से सीखना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से सहयोग करके परियोजना करके ये सब सीखना जो है प्रगतिशील शिक्षा का एक अंग है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन बी है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। ऑप्शन सी है जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन डी है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो इसका कौन सा जो है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताता है कि शिक्षा जो है स्वयं जीवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें। ये जो है प्रगतिशील शिक्षा को जो है ये बताता है कि जो है शिक्षा जो है स्वयं ही जीवन है। अगला प्रश्न है,
कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन बी है, यह नैतिक और तर्क और कार्रवाई के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन सी है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ऑप्शन डी है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच समर्थन हासिल किया है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत को योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत इसी को है। अब इससे आपको क्या करना है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत जाएंगे, निकालेंगे, देखेंगे, उनका सिद्धांत देखेंगे। इससे मेनली जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत से, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, पियाजे का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। और वाइगोत्स्की से इंग्लिश में बनते हैं, और कोहलबर्ग से तो आपको हिंदी पेडागोजी में भी प्रश्न काफ़ी बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन बी है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन डी है हमारा कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है उस संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ये जो है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है दर्शाता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ऑप्शन है हमारा, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ऑप्शन बी है, में दृढ़ अहंकारी होने की आदत होती है, दृढ़ और अहंकारी होने की। ऑप्शन सी, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन सी है हमारा, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन डी है, सिर्फ लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है यह आमतौर उभयलिंगी व्यक्तित्व जो है आमतौर पर जो है मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ये इसका यानी कि जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों वाले समायोजन होता है। यानी कि जो ऐसा उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, यानी कि इसमें दोनों लिंग यानी कि पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों को जो है व्यक्तित्व, यानी दोनों का व्यक्तित्व का झलक हो, उनका समायोजन हो, वही जो है उभयलिंगी व्यक्तित्व कहलाता है। तो इसी के साथ हमारा 2018 दिसंबर पेपर का चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन समाप्त हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे अगले कोई सेक्शन लेके, यानी कि हिंदी या फिर मैथ या फिर आपकी जो है बाकी के प्रश्न लेकर के, उसके पेडागोजी के प्रश्न लेकर के मैं आऊँगा आपके लिए। ईवीएस का सभी सब्जेक्ट का आपको बारी बारी से कराऊंगा, घबराना नहीं है आपको बस मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। टॉपिक देखने के बाद अगर उसमें से कोई पॉइंट है तो उसको नोट कर लिए, उसको देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे, यही तरीका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।